नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा के 6 दिन बीत चुके हैं और माहौल शांतिपूर्ण था। इस बीच कानपुर हिंसा के मुख्य इलाके नई सड़क के चंदेश्वर हाता में रहने वाले लोगों ने एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर पर हनुमान जी की तस्वीर है और लिखा है कि पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। चंदेश्वर हाता वही इलाका है जहां पर पिछले शुक्रवार को पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चंदेश्वर हाता में रहने वाले परिवारों को हटाकर अरबों रुपयों की जमीन पर दूसरे संप्रदाय के भू माफिया कब्जा करना चाहते हैं। शुक्रवार को हुई हिंसा के दौरान भी चंदेश्वर हाता से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। पत्थरबाजी के बाद हाता इलाके में रहने वाले लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों पर साजिश का आरोप लगाया था। कानपुर के जिस इलाके में 3 जून को पत्थर बरसाए गए थे, जिस चंदेश्वर हाता पर लोगों को टारगेट किया गया था, अब वहां हालात बदल रहे हैं। उसी बदलती तस्वीर की गवाही दे रहा है ये पोस्टर, जिस पर लिखा है कि अब पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। हिंसा के जरिए जो खौफ चंदेश्वर हाता के लोगों को दिखाया गया था, उससे बेखौफ होने लगा है चंदेश्वर हाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 जून को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किया। बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 9 और 10 जून को आयोजित किया जाने वाला एक दिवसीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन बायोटेक्नोलॉजी विभाग और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRAC द्वारा किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी BIRAC की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी की थीम बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है। प्रदर्शनी में लगभग 300 स्टॉल की स्थापना की गई, जिनमें अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल, जीनोमिक्स, बायोफार्मा, कृषि, औद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी, अपशिष्ट से मूल्य, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोगों को प्रदर्शित किया गया। पीएम मोदी ने कहा, भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। मुख्य रूप से 5 कारण: विविध आबादी, विविध जलवायु क्षेत्र, प्रतिभाशाली मानव पूंजी पुल, व्यापार करने में आसानी की दिशा में प्रयास और जैव उत्पादों की मांग इसके लिए जिम्मेदार है। ईरान में एक ही दिन में 12 कैदियों को फांसी दे दी गई। ईरान ने जिन 12 कैदियों को फांसी दी है, उनमें 11 पुरुष और 1 महिला कैदी शामिल हैं। ये सभी बलूचिस्तान के रहने वाले थे और सुन्नी समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। इन सभी पर ड्रग्स की तस्करी या फिर हत्या करने का आरोप है। ईरान में लगातार दी जा रही फांसी से मानवाधिकार संगठनों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। सभी 12 अपराधियों को सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मुख्य जेल जाहिदान में फांसी दी गई। ईरान का ये प्रांत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स ने ये जानकारी दी है। इन 12 लोगों में से 6 को ड्रग्स से जुड़े आरोपों में फांसी की सजा दी गई है। अन्य 6 लोगों को हत्या करने के आरोप में फांसी चढ़ाई गई। एक साथ 12 अपराधियों को सजाए मौत देने के लिए ईरान सरकार की तीखी आलोचना हो रही है। दरअसल सरकार पर आरोप है कि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक सुन्नी समुदाय के लोगों को फांसी की सजा दी गई। ईरान में ज्यादातर लोग शिया धर्म को मानने वाले हैं। ईरान ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता का ये कहना है कि ईरान में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें खास तौर पर कुर्द, बलूच और अरब शामिल है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में गुरुवार सुबह एक बार फिर से तकनीकी दिक्कत आ गई। इसके चलते मेट्रो सेवा पर असर पड़ा। 2 मेट्रो के बीच में 1 घंटे तक का वेटिंग टाइम रहा। गुरुवार सुबह से ही द्वारका सेक्टर 21 को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली से जोड़ने वाली ब्लू लाइन मेट्रो में खराबी की वजह से कई मेट्रो ट्रेनें देरी से चली। यमुना बैंक स्टेशन के पास ओवरहेड वायर में दिक्कत आने के चलते बिजली सप्लाई बाधित हो गई। हालांकि सुबह 10 बजे के करीब इसे ठीक कर लिया गया, लेकिन अब भी जब उसके बाद का भी जो समय था वो भी मेट्रो के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि मेट्रो समय पर नहीं चल रही थी। अन्य लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवा नॉर्मल रही। पिछले 4 दिनों में ये दूसरी बार हुआ है जब ब्लू लाइन पर तकनीकी दिक्कत की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रोजाना सुबह सुबह दिल्ली मेट्रो की मदद से हजारों
हजारों यात्री दफ्तर जाते हैं। ऐसे में मेट्रो की देरी से चलने की वजह से उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना सुबह सुबह दिल्ली मेट्रो की मदद से जो लोग वहां पर जाते हैं वो अपने दफ्तर पर वक्त से नहीं पहुंच पाते। ऐसे में मेट्रो की देरी से चलने की वजह से उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। योगी सरकार 2.0 के 73 दिन हो गए हैं। अपने पिछले कार्यकाल में योगी ने एक भी दंगा न होने का दावा किया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में कानपुर में ऐसे दिन हिंसा हुई जब शहर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और योगी खुद मौजूद थे। ऐसे में सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लगे। हालांकि योगी सरकार ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये पहला मामला नहीं है जब योगी ने एक्शन लेने में इतनी सख्ती दिखाई हो। हमने योगी के जो एक्शंस है, जो उन्होंने बड़े एक्शंस लिए हैं, उसमें ये भी शामिल है। हम आपको बताते हैं कि योगी सरकार के सख्त कानून और तुरंत एक्शन ने विधानसभा चुनाव में उन्हें फायदा दिलाया था। ऐसे में कानपुर हिंसा पर तुरंत कार्रवाई करना 2024 में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। योगी का आदेश मंदिर मस्जिद दोनों के लिए था। इसने भाजपा सरकार की धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने में भी मदद की। पीएम मोदी ने भी विधायकों के साथ बैठक में इसकी तारीफ की। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव पर इसका असर जरूर दिख सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज इन न्यूज कोर्ट से राहत मिली है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को 13 जून तक ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी भी दायर की है। सत्येंद्र जैन की आज सुनवाई यानी गुरुवार को हिरासत अवधि समाप्त हो गई थी। उन्हें राउज न्यूज कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने सत्येंद्र जैन की 5 दिनों की कस्टडी मांगी। वहीं कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। सत्येंद्र जैन को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने कोर्ट के समक्ष सत्येंद्र जैन से पूछताछ की जरूरत बताई, जिसके बाद कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलीलों को मानते हुए सत्येंद्र जैन को 13 जून तक यानी 5 दिनों की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट में 5 दिनों की कस्टडी की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि इस मामले में जांच के दौरान हाल ही में 2.85 करोड़ कैश मिले हैं। हमें इसके बारे में पता करना है। इतना ही नहीं, इस संबंध में सत्येंद्र जैन से कॉन्फ्रेंस यानी कि आमना सामना करवाना है। ईडी ने कहा कि अभी हम उनका नाम नहीं बताएंगे जहां से बरामदगी हुई है, क्योंकि जांच की अभी शुरुआती दौर जारी है। अगर आपके घर में भी कुत्ता है लेकिन उसका लाइसेंस नहीं है तो आप पर कार्रवाई होगी। दरअसल नगर निगम देहरादून ने पालतू कुत्तों का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है और जिन लोगों के पास पालतू कुत्तों का लाइसेंस नहीं है उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अभी तक कई लोगों पर ऐसी चालानी कार्रवाई हो भी चुकी है। इसके पीछे उद्देश्य यही है ताकि ये पता चल सके कि किन किन लोगों ने अपने डॉग्स पर रेबीज का टीका लगाया हुआ है। देहरादून में अनुमानित 35,000 के करीब पालतू कुत्ते हैं, लेकिन अभी तक 8,000 लोगों ने ही लाइसेंस बनवाए हैं। अगर आप भी इस कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आप नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर अप्लाई फॉर डॉग लाइसेंस पर जाकर आपको लाइसेंस बनवाना होगा अगर आपको इस परेशानी का समाधान चाहिए। इसी के साथ अगर आपके पास कुत्ता है और आपका अभी तक उसका लाइसेंस आपने नहीं बनवाया है तो जल्द ही बनवा लें। इससे आप होने वाली कार्रवाई से भी बच सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद सियासी जंग तुल पकड़ती नजर आ रही है। कहीं आपसी पलटवार हो रहे हैं तो कहीं भारतीय उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद भाजपा की खूब किरकिरी हुई। विपक्षी दलों ने भाजपा को जमकर घेरा। इसी बीच विपक्षी नेताओं ने भड़काऊ बयान देकर लोगों को भड़काने का काम भी किया और इसी रेस में सबसे आगे रहे एआईएमआईएम के चीफ अजदुद्दीन ओवैसी। इनके भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 2 एफआईआर में एआईएमआईएम चीफ अजदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल किया गया। इसी के साथ यति नरसुरहानंद का भी नाम एफआईआर से जोड़ा गया है। ये दोनों नाम उस एफआईआर में शामिल है जिसमें पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने माहौल खराब करने के मामले में जो 2 एफआईआर दर्ज की हैं, उस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी कर उससे जानकारी मांगी है।
दिल्ली पुलिस ने इसी के साथ एक अपील भी की है, ऐसे पोस्ट से बचें जहां पर जिससे अब माहौल खराब हो और आपके दिमाग पर गलत असर हो। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी 2022-23 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद पंजाब में हरियाणा से सस्ती शराब मिलेगी। वहीं बियर के रेट चंडीगढ़ से भी कम हो जाएंगे। वहीं शराब चंडीगढ़ के बराबर पर शराब मिलेगी। ये पॉलिसी 1 जुलाई 2022 से लागू की जाएगी। वहीं पिछली कांग्रेस सरकार के लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब सरकार इसकी टेंडर करवाएगी। हालांकि इस फैसले से छोटे ठेकेदार बाहर हो जाएंगे। नई एक्साइज पॉलिसी के बाद पंजाब में शराब 35 से 60% तक सस्ती हो जाएगी। शराब का कोटा ओपन करने के बाद अंग्रेजी शराब और बियर के रेट 1 जुलाई से कम हो जाएंगे। एक्साइज अफसरों के मुताबिक हरियाणा के मुकाबले पंजाब में 10 से 15% तक शराब सस्ती मिलेगी। पंजाब में बियर के रेट अभी 180 से 200 रुपए प्रति बोतल है, जो गिराकर 120 से 130 तक हो जाएंगे। चंडीगढ़ में बियर का रेट 120 से 150 रुपए है। इसी तरह भारत निर्मित विदेशी शराब यानी कि IMFL के रेट पंजाब में अभी 700 रुपए है, ये गिरकर 400 रुपए तक हो जाएंगे। चंडीगढ़ में इसका रेट 510 रुपए है। मान सरकार ने पंजाब में शराब के ग्रुप 750 से घटाकर 173 कर दिए हैं। एक ग्रुप अब 30 करोड़ का होगा। पहले ये 4 करोड़ रुपए था। इनका टेंडर ऑक्शन होगा। पहले ड्रॉ कीजिए लाइसेंस दिए जाते थे। डिजिटल्स लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स और ठेकों पर एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। पहले ये खुद ही शराब बेच रहे थे। सरकार ने राज्य में नई डिस्टिलरी खोलने पर रोक जो लगी थी उसे हटा दिया है। सरकार ने इससे पहले साल 6,158 करोड़ के मुकाबले 9,657 करोड़ रुपए की कमाई का टारगेट रखा है। उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक और मध्य भारत में लू से बुरा हाल है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11 जून से थोड़ी राहत मिल पाएगी। पूरी राहत के लिए मानसून की झमाझम का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो 29 मई को ही केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में मानसून का कोई अता पता नहीं है। आप राजस्थान को ही देख लीजिए। हम अगर देखें सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लू का प्रकोप है तो वो राजस्थान में है। इन सबसे बीच मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर भी दी है। IMD के मुताबिक 15 जून से देश के मध्य और उत्तर के मैदानी इलाकों में मानसून की रफ्तार में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने देश के मध्यवर्ती और उत्तरी मैदानी इलाकों में भी वर्षा होने की संभावना जताई है। भारत में वार्षिक वर्षा की करीब 70% मानसून के मौसम में होती है और इसे देश की कृषि आधारित आर्थिकी के लिए बेहद अहम भी माना जाता है। इस साल मानसून अपने सामान्य समय से 2 दिन पहले यानी कि 29 मई को केरल पहुंचा था। हालांकि 1 जून से वर्षा औसत से 42% कम रही है। कांग्रेस अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी के दौरान सियासी ताकत दिखाने की तैयारी में है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी को 13 जून को ईडी के सामने पेश होना है। सूत्रों ने कहा कि इस राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ ही सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके लिए इन सभी नेताओं को हर हाल में सोमवार सुबह अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचने को कहा गया है। कांग्रेस सोमवार को अपने मुख्यालय से APJ अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी मुख्यालय तक रैली निकालेगी और इसके जरिए अपने सियासी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए पार्टी ने महासचिव राज्यों के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक भी बुलाई है। राजधानी स्थित कुतुब मीनार परिसर में पूजा का अधिकार देने संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें हिंदू पक्ष के वकील ने आवेदन के अध्ययन के लिए अधिक समय मांगा है। अब 24 अगस्त को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष को कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले 24 मई को अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश निखिल चोपड़ा की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों पक्षों को 1 सप्ताह के अंदर अपनी दलील दाखिल करने का समय दिया था। अब बृहस्पतिवार को कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था, लेकिन एक आवेदन आने के चलते फैसला नहीं सुनाया जा सका। बता दें कि 24 मई को साकेत कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहा था कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी संरक्षित स्मारक के संबंध में पूजा करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं हो सकता है।
अक्षय कुमार के सम्राट पृथ्वीराज के रिलीज से पहले इसे इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड की फिल्म कहा जा रहा था। उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों का सूखा खत्म कर देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पृथ्वीराज ने पहले दिन ही निराश किया, बल्कि इसके साथ रिलीज हुई कमल हासन की विक्रम ताबड़तोड़ कमाई कर टिकट खिड़की पर झंडे गाड़ रही है और अक्षय कुमार 50 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए। सम्राट पृथ्वीराज में अक्षय कुमार को देखने का क्रेज लोगों का बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। आलम यह है कि अब तो इस फिल्म के ज्यादातर शोज खाली हो रहे हैं। कई जगह तो दर्शक ना होने के चलते शोज कैंसिल भी कर रहे हैं। हाल ही में ऐसा कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के साथ भी हुआ। इस बीच खबर आ रही है कि सम्राट पृथ्वीराज ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन जाहिर है कि इस फिल्म ने दर्शकों को काफी निराश किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।